हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को कंप्लीट। इस एक वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सारे डेरिवेशन को कवर करेंगे बिल्कुल कम टाइम में। तो देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज ए स्पेस अराउंड द मैग्नेट एंड करंट कैरिंग वायर इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। यानी कि मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर, ये मैग्नेट है और करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का ऐसा स्पेस जिसमें मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मास के अराउंड जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का जो स्पेस होता है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर आप मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर के आसपास अगर कंपास नीडल ले जाओगे तो उसमें डिफ्लेक्शन तो होगा, उससे पता चलता है कि इन दोनों के आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला और सीजीएस यूनिट होती है बच्चों गॉस। मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस। और एक गॉस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, एक नोट लिखा है बच्चों, जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मूविंग चार्ज होता है बच्चों, मूविंग चार्ज दोनों चीज प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज दोनों प्रोड्यूस करता है। और करंट कैरिंग वायर जो होता है वो ओनली क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि करंट कैरिंग वायर के पास नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट में उतना ही नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा होता है। तो नेट चार्ज अगर जीरो है तो चार्ज अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंडीशन है चार्ज का होना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। तो करंट कैरिंग वायर के पास नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। इसलिए करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। करंट कैरिंग वायर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। सबसे पहला केस है स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। तो स्ट्रेट वायर की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो बच्चों, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये करंट है, एक वायर है करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो अगर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए तो आपको क्या करना है? राइट हैंड के थंब को ले जाना है करंट की तरफ, हथेली अंदर की तरफ जा रहा है, पाम अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इनवर्ड। तो हम इधर करंट की तरफ, पाम अंदर गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जाता है क्रॉस से। क्रॉस मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर बात क्यू की किया जाए तो आपको राइट हैंड के थंब को ले जाना है करंट की तरफ, हथेली किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, तो क्यू पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड। और आउटवर्ड मैग्नेटिक को डॉट से दिखा दे, डॉट बी मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आउटवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड और क्रॉस मतलब इनवर्ड। यानी कि कैसा? कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सब बनेगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा बहुत सारा, सबका सब ऐसे अंदर जाकर के ऐसे बाहर आएगा, यानी कि सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। उसी तरह से अगर ये वायर है, हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो राइट हैंड के थंब को करंट की तरफ, हथेली किधर गया? अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इधर क्रॉस है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से आप स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, जिसमें थंब किधर जाएगा? मैग्नेटिक करंट की तरफ, और हथेली का जो डायरेक्शन होगा, पाम का डायरेक्शन, वो आपको बता देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
और बच्चों एक और बात याद रखना है, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप कोई P पॉइंट और एक पॉइंट है Q पॉइंट, तो आपसे पूछा जाए कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो जो पॉइंट वायर के नज़दीक होगा, जैसे ये R1 है, ये R2 है, जो पॉइंट वायर के नज़दीक होगा वहाँ पर का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा, और जो पॉइंट दूर है वहाँ पर के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डिस्टेंस फ्रॉम वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लीजिए। हमारे पास दो वायर है, फर्स्ट वायर और सेकेंड वायर, इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2। हमें दोनों वायर की वजह से P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर बताना हो, तो पहले बात करते हैं फर्स्ट वायर की वजह से P पॉइंट पे। तो थंब वो करंट की तरफ, हथेली की तरह है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो फर्स्ट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पे किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी B1 का डायरेक्शन होगा बाहर, बाहर मतलब डॉट। उसके बाद इसी P पॉइंट पर इस वाले वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर। देखिए करंट ऊपर, हथेली किधर जा रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड जा रहा है। तो सेकेंड वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे क्या होगा, आउटवर्ड, यानी B2 भी क्या होगा, आउटवर्ड। ये हो गया। अब बात करते हैं Q पॉइंट का। तो Q पॉइंट पे फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड, थंब गया करंट की तरफ और हथेली किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड Q पॉइंट पर किधर होगा, इनवर्ड, यानी कि B1 का डायरेक्शन होगा इनवर्ड। इनवर्ड कहे तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। बट सेकेंड वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखिए आउटवर्ड होगा अभी भी, क्योंकि करंट इधर है तो हथेली किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सेकेंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस Q पॉइंट पे क्या होगा, आउटवर्ड, यानी कि B2 का डायरेक्शन होगा डॉट, यानी आउटवर्ड। अब बात करते हैं R पॉइंट पे। तो R पॉइंट पे फर्स्ट वायर का करंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ, यानी कि B1 का डायरेक्शन होगा क्रॉस, यानी कि डॉट। क्रॉस मतलब कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके बाद अगर हम सेकेंड वायर की बात करें तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड R पॉइंट पे किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्रॉस, अब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब डॉट। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नेट क्या होगा, तो दोनों ऐड होगा, यहाँ पर भी दोनों ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ पर का मैग्नेटिक, किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, तो इस पे और इस पे ज़्यादा होगा। बट इस पे जो मैग्नेट Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दोनों के मुकाबले कम होगा, क्योंकि यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट निकालने के लिए आपको माइनस करना होगा, यहाँ नेट निकालने के लिए ऐड करना होगा, यहाँ नेट निकालने के लिए भी ऐड करना होगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, कर्व वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालोगे। अब देखिए बच्चों, आपको इसको जब एक बार में समझना है तो आप बेटा बार बार इसे रिपीट करके देखा करें, एकदम क्लियर, क्योंकि डायरेक्शन निकालना अगर आपको अच्छे से आ गया तो आगे इस पूरे चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, इस वायर की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो हमें राइट हैंड के चारों फिंगर को ले जाना होगा करंट की तरफ। तो ये चारों फिंगर को हमने करंट की तरफ ऐसे रखा, तो थंब हमारा किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट। यानी चारों फिंगर को ऐसे करके कर्ल करना है, करंट की डायरेक्शन में चारों फिंगर को ले जाना है, और थंब बता देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कर्व वायर में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। बार बार रिपीट करके देखना अगर समझना है तो। अब इस वायर की बात करें तो इसमें करंट ऐसे है, तो थंब को ले जाओ, चारों फिंगर को ले जाओ करंट की तरफ, तो थंब देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इसमें नीचे की तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इस वायर की बात करें तो इसमें करंट ऐसे करके आ रहा है, चारों फिंगर को ऐसे करंट की तरफ ले आओ, तो करंट ऐसे करके आ रहा है, तो करंट ऐसे आएगा, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा इस तरफ। तो इस कर्व वायर की वजह से आपको करंट को ले जाना है, चारों फिंगर को ले जाना है करंट की तरफ, थंब बता देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर इसका बात करें तो इसमें क्या है, देखिए चारों फिंगर को ले जाओ करंट की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है, देखिए चारों फिंगर करंट की तरफ, तो थंब किधर गया, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। इनवर्ड कहे तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बात करें तो चारों फिंगर ऐसे लाओ, तो ये करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, चारों फिंगर करंट की तरफ, ऐसे घुमाओ कर्ल करो, तो थंब किधर आ गया, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट, यानी कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझना है तो आप बार बार उसे रिपीट करके देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है ये, बायोट सावर्ट लॉ।
ये लॉ होता क्या है, इस लॉ के हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो किसी पॉइंट पे। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो इस लॉ के हेल्प से आप किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाल सकते हो। ये होता क्या बायोट समझ लिया, मैंने एक लॉन्ग वायर ले लिया XY जिसमें करंट क्या था I, इसका एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया जिसका लेंथ है DL और करंट क्या है I। तो IDL मतलब होता है करंट एलिमेंट, इसलिए जो IDL लिखा हुआ है IDL का मतलब है करंट एलिमेंट, याद रखिएगा इसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो बायोट एंड सावर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, जो इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे जो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है इस R के साथ, तो स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल। तो ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है कुछ बातों पे डिपेंड कर रहा था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड DB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये ऑब्जर्व किया गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था IDL, यानी जितना ज़्यादा IDL का लेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद DB क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी जितना ज़्यादा साइन थीटा की वैल्यू होगी, यानी थीटा जितना ज़्यादा होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा, और थीटा जितना कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम। और DB देखा गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था R² के, यानी ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम। इन सब को कंबाइंड किया गया तो DB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन में R², और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे μ0 अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R²। एक तो आपको ये रिजल्ट एकदम अच्छे से याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे μ0 को क्या बोला जाता है, μ0 इज क्या बोला जाता है, μ0 इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और μ0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये आपको एज सच याद रखना होगा। अब देखो बच्चों, आपको एग्जाम में इसी को बोलेगा वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कीजिए। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, ये DB हमने देख लिया, μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R² आ गया। तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना होगा, बस R का मल्टीप्लाई कर देना है और R का नीचे डिवाइड कर देना। तो ये आ जाएगा DB इज इक्वल टू μ0 अपॉन में 4 पाई, और ये हो जाएगा IDL एक साथ लिख दो, ये वाला R एक साथ लिख दो, साइन थीटा एक साथ लिख दो, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा R³। तो ये हो जाएगा DB इज इक्वल टू μ0 अपॉन में 4 पाई। अब हम सब जानते हैं AB साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के। तो उसी तरह से IDL R साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये A वेक्टर हो गया और ये B वेक्टर हो गया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा R³। तो ये वेक्टर फॉर्म आ गया, DB वेक्टर इज इक्वल टू μ0 अपॉन में 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन में R³। ये वेक्टर फॉर्म में भी आपको रिजल्ट को ड्राइव करना पड़ेगा। अब ये वेक्टर फॉर्म है तो इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि डायरेक्शन हमने पहले बता दिया, करंट इधर है तो DB का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड। ये तो सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर होगा, यानी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे जो DB निकला है। अब एक और चीज़ देखिए, जो A क्रॉस B वेक्टर होता है वो A के भी परपेंडिकुलर होता है, और साथ साथ A क्रॉस B वेक्टर जो होता है वो B के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो गिवन दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देख लीजिए, ये A वेक्टर है और ये है B वेक्टर। तो जब हम 11th में A क्रॉस B निकालते थे तो A पे हाथ रखते थे, B की तरफ चारों फिंगर को घुमाते थे, थंब किधर गया, ऊपर। यानी ये जो मार्कर है ये A क्रॉस B का डायरेक्शन है। तब इस मार्कर को गौर से देखिए, मार्कर A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी। तो उसी तरह से ये जो DB वेक्टर होगा ये IDL के भी परपेंडिकुलर होगा, साथ साथ R के भी परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ आप एकदम अच्छे से याद रखना, आगे एप्लीकेशन में बहुत काम आएगा। तो लिख दीजिए DB वेक्टर जो होगा वो
परपेंडिकुलर होगा आइडियल वेक्टर के भी, और साथ साथ db वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, r वेक्टर के भी। और ये जो थीटा है यही आइडियल और r वेक्टर के बीच का एंगल है। ये भी लिख दीजिए, थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन, यानी एग्जाम में जब ये आए बायोट सावर्ट लॉ तो कम से कम 1 से 1.5 पेज में आपको अच्छे से बना कर लिखना, तब जाकर आपको 3 नंबर मिलेंगे। थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो आप डीबी का डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं, जो आइडियल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा वही डीबी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज अलोंग, किसके अलोंग हो जाएगा, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वही डायरेक्शन होगा डीबी, यानी कि परपेंडिकुलर टू बोथ आइडियल एज वेल एज आर वेक्टर। बच्चों अब हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट है इस तरफ, करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ के लिए हमें क्या करना होगा, एक स्मॉल एलिमेंट कट करना होगा जिसमें करंट क्या है I और लेंथ क्या है L, तो इसे हम बोलेंगे IDL, और ये है R, और ये एंगल क्या होगा इस केस में 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम पहले क्या अप्लाई कर देंगे, बायोट सावर्ट लॉ। तो अप्लाई, देखिए एकदम आसानी से ड्राइव हो जाएगा, अप्लाई बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलता है, जो dB होता है स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा। यहाँ पे थीटा गौर से देख लीजिए कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अब हमें तो पूरे वायर की वजह से निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना होगा। फिजिक्स में छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन 90 तो 1 हो गया अपॉन में आर स्क्वायर। dB का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, dB का इंटीग्रेशन हो जाएगा B, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में आर स्क्वायर, ये बाहर हो गया, अंदर क्या बच गया DL। जब हम इस DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सरकमफ्रेंस आ जाए, DL मतलब ये छोटा सा लेंथ, अब इसे ऐड करेंगे, पूरे लेंथ को ऐड करेंगे तो सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो B किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में आर स्क्वायर, और DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई R से 2 पाई आर स्क्वायर था बच्चों, यहाँ पे आर स्क्वायर था, एक आर कट जाएगा, एक आर नीचे बच जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर, कितना आ गया, म्यू नॉट I अपॉन में ये 2 पाई से यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक आर बचा हुआ था, ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2R। ये है एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट I अपॉन में 2R। और डायरेक्शन की बात करें तो करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड, तो डायरेक्शन लिख दिए इनवर्ड। इनवर्ड कहे तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्रॉस यानी अंदर की तरफ। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो होता बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए बच्चों स्पेशल केस, जो हमने करंट कैरिंग वायर सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वो कितना निकला था सेंटर पे, म्यू नॉट I अपॉन में 2R। अब अगर वो सेमी सर्कल हो, अगर बच्चों सेमी सर्कल होगा तो यहाँ पे 2R की जगह क्या हो जाएगा 4R था, यानी सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, याद रखना होगा म्यू नॉट I अपॉन में 4R हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और सेमी सर्कल का भी आधा हो, क्वाड्रेंट हो तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये इसका भी आधा हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा से क्वाड्रेंट की वजह से ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 4R का आधा कितना हो जाएगा 8R, यानी ये एंगल कितना था 180 था, ये एंगल कितना था 90 था। इन जनरल अगर एंगल थीटा होगा तो
तो मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे क्या, उसका रिजल्ट याद रख लेना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे 180 अपॉन में 360 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे 90 तो 90 अपॉन 360 कितना हो गया, 4 से डिवाइड हो गया। और कोई जनरल एंगल होगा तो आपको यहाँ पे 60 डिग्री होता है, 60 अपॉन में 360 6 से डिवाइड हो जाएगा। और बाकी डायरेक्शन की बात करें तो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऊपर, यानी कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ भी करंट इस तरह है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, यानी कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ भी करंट इसी तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, ऊपर, यानी कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो कि सेकेंड एप्लीकेशन है बायोट सावर्ट लॉ का, जिसमें हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के हमें एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी कि कॉइल है इस तरह से 3D और इसके हमें सर्कल, यानी कि इस तरह का कॉइल है ये देखिए बच्चों, इस तरह का कॉइल है और इसके सेंटर एक्सिस पे नहीं, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, बायोट सावर्ट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्मॉल एलिमेंट कट करना होगा। एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ से कट करते हैं, इसका नाम होगा आइडियल, और एक स्मॉल एलिमेंट हम यहाँ से कट करते हैं, इसका भी नाम होगा आइडियल। अब इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस होगा r, स्मॉल r। और हमने पीछे देखा जब हमने बायोट सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म किया था, हमने देखा था कि जो db वेक्टर का जो डायरेक्शन था वो आइडियल के भी परपेंडिकुलर था, पीछे मैंने बता दिया, देख सकते हैं आप जाके। और ये जो db वेक्टर है आर के भी क्या था, परपेंडिकुलर। तो चलो यहाँ पे dv वेक्टर आइडियल तो चलो 3D में वो दिख नहीं रहा, लेकिन साफ साफ r दिख रहा है, ऐसे है। तो जो dv मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से वो r के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। r के परपेंडिकुलर होगा तो ये r है तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। तो इस आइडियल की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये db, वो क्या होगा, इस r वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर से बना दिया। उसी तरह से यहाँ भी एक आइडियल है तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी r हो जाएगा, और ये क्या है, इसका रेडियस है। तो ये भी क्या होगा, इस वजह से, इस आइडियल की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस r के परपेंडिकुलर होगा। देखो मैंने पहले बता दिया, तो इस r के परपेंडिकुलर ये लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए 90 डिग्री, ये हो गया db। अब हमें करना होगा इसे रिजॉल्व। अब हम करेंगे, हमें इस P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, अब हम करेंगे इसे रिजॉल्व। देखिए अच्छे से रिजॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर में आ सकता है ड्राइव करने को। अब इसे हम रिजॉल्व करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। ये एंगल अगर फाई है तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस फाई, तो ये फिर से क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। उसी तरह से ये भी एंगल अगर फाई है तो ये वाला होगा 90 माइनस फाई, तो ये फिर से कितना आ जाएगा, फाई हो जाएगा। अब इस dv को रिजॉल्व करते हैं, तो जिसके साथ एंगल लगा होगा उसमें कॉस कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ आएगा dv कॉस फाई, और इधर आ जाएगा dv साइन फाई। इसे रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, dv कॉस फाई, और इधर आ जाएगा db, इसका रिजोल्यूशन इधर, जिसके साथ एंगल लगा उसमें कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं लगा उसमें साइन, db साइन फाई। तो आप गौर से देखिए ये और ये तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी कि db कॉस फाई कंपोनेंट, db कॉस फाई कंपोनेंट कैंसल ईच अदर। ये क्या करेगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में, तो इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ किस कंपोनेंट की वजह से होगा, db साइन फाई कंपोनेंट की वजह से होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, db साइन फाई कंपोनेंट की वजह से। बट ये तो एक आइडियल की वजह से, हमें तो पूरे वायर की वजह से निकालना है, तो हमें क्या कर देना होगा, इंटीग्रेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्या आ जाएगा, dB हमने देख लिया बायोट सावर्ट लॉ में किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर इंटू में साइन फाई। अब आप गौर से देखिए
ये जो कांस्टेंट टर्म सबको बाहर कर देते हैं। तो पहले एंगल देख लीजिए थीटा क्या होगा। बच्चों आप गौर से देखो, ये 3D डायग्राम है, ये ऐसे करके रखा हुआ कॉइल, ये जो कॉइल है ये बोर्ड पे बना हुआ इस तरह से है ये। तो इसका जो आइडियल होगा ये वाला पार्ट है। तो आइडियल का डायरेक्शन होता है जिधर करंट का डायरेक्शन होता है। तो ये ब्लैक कलर का जो मार्कर मैंने लिया हुआ है ये आइडियल का डायरेक्शन हो गया ब्लैक कलर का। और यहाँ से गौर से देखिए ये है आर। तो देखो ये ब्लैक कलर का जो मार्कर है ये आइडियल का डायरेक्शन है और ये रहा आर। देखो दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये आर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90। तो आइडियल और आर के बीच में एंगल कितना होगा 90। तो ये जो थीटा होता है वो आइडियल और आर के बीच का ही एंगल होता है, ये हो जाएगा 90। तो आपको लिख देना मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाहर 4 पाई बाहर आई अपॉन में आर स्क्वायर बाहर, साइन थीटा कितना हो गया 90, ये भी बाहर, साइन फाई भी बाहर, अंदर सिर्फ क्या बचेगा dl बचेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई साइन 91 हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर, और साइन फाई, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन फाई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा स्मॉल आर। और dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पूरा लेंथ सरकमफ्रेंस ऑफ इस कॉइल का क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियस कितना इसका r। dl का इंटीग्रेशन इस पूरे कॉइल का सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई r। तो आप यहाँ से देखिए ये 2 पाई से यहाँ 2 आ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फाइनल रिजल्ट आ गया म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर अपॉन में 2 आर क्यूब। अब ये स्मॉल आर क्या होगा पाइथागोरस से बताइए, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 और आर की जगह ये लिखेंगे और रूट का मतलब होता है पावर 1/2 यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आई, यहाँ पे लगा हुआ है 3, तो ओवरऑल पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये है बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसको एकदम अच्छे से आपको याद रखना होगा। देखो आर ये हो गया और इसका पावर 3 लगाएंगे तो रूट का मतलब 1/2 और 3 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है रेडियस, आई क्या है करंट और एक्स क्या है सेंटर से उस एक्सिस पर पी पॉइंट का डिस्टेंस। देखिए बायोट सावर्ट लॉ का थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है। इसका प्रूफ आपको मिलेगा कहाँ पे, इसका प्रूफ यहाँ पे नहीं करना होता, यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ जब करूँगा तो इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको ऐसा दोनों का रिजल्ट याद रखना है। अगर वायर लॉन्ग हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, तो आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आपको याद रखना होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये आर क्या है उस वायर से पी पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर वायर लॉन्ग ना हो, फाइनाइट लेंथ का हो, ये एंगल दे रखा हो दोनों एंगल φ1 φ2, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद रखना है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर और ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस में साइन φ2। ये रिजल्ट दोनों रिजल्ट आपको याद रखना था। ये कंप्लीट हो गया बायोट सावर्ट लॉ का तीनों एप्लीकेशन।